यूएन में भारतीय राजनयिक स्नेहा दुबे ने पाक पीएम इमरान की तरफ से दिए गए जहरीले भाषण का जवाब दे दिया। पाकिस्तान को दरअसल बेनकाब करते हुए भारत ने कहा कि वो खुले तौर पर सरकारी नीति के तहत आतंकियों को तैयार करता है और उनका पड़ोसी देशों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। Mr. President, we exercise our right of reply to one more attempt by the leader of Pakistan to tarnish the image of this august forum by bringing in matters internal to my country and going so far as to spew falsehoods on the world stage. While such statements deserve our collective contempt and sympathy for the mindset of the person who utters falsehood repeatedly, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass. तो यूएन में भारतीय राजनयिक हैं स्नेहा दुबे को आपने सुना, और इस पर अब चर्चा करने के लिए मैं प्रणय का रुख कर लेती हूँ। प्रणय, मुझे लगता है इससे बेहतर जवाब तो भारत की तरफ से हो ही नहीं सकता। देखिए, निश्चित रूप से भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है शरीफ कि किस तरीके से पाकिस्तान ने फरेब की गुगली फेंकने की कोशिश की है। यानी किस तरीके से पाकिस्तान दुनिया के सामने जो झूठ पेश कर रहा है। झूठ कैसे? पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान आतंकवाद के अगर इस स्थिति के अंदर उसको छोड़ दिया गया तो उसको बहुत नुकसान होगा, आतंकवाद और फैलेगा। लेकिन अफगानिस्तान के आतंकवाद का सबसे ज्यादा अगर किसी ने मुनाफा कमाया है तो वो पाकिस्तान ने। कैसे? वॉर ऑन टेरर के नाम पर दुनिया के कई देशों से और अमेरिका से ही अरबों डॉलर की मदद पाकिस्तान ने अपनी जेब में ली और अफगानिस्तान में गुर्बत बरकरार रही। दूसरी बात, अगर आप देखें कि वो अपने आप को आतंकवाद का या विक्टिम कहने की कोशिश इमरान खान करते रहे हैं, लेकिन विक्टिम कोई और है और वो आतंकवाद को पालपोस भी रहे हैं। दुनिया के 12 यूएन प्रोस्क्राइब टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और जिसका जिक्र स्नेहा दुबे ने भी किया आपने राइट टू रिप्लाई में कि किस तरीके से इन आतंकवादियों को फ्री पास अवेलेबल है। यानी हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, ये तमाम वो आतंकी हैं जो यूएन की टेरर लिस्ट में हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अब तो स्थिति यह है आदर्श कि यही जो आतंकवादी हैं, इन आतंकवादियों के लिए अब पाकिस्तान दुनिया भर से वकालत कर रहा है तालिबानी आतंकवादियों के खिलाफ में, क्योंकि अभी भी यूएन की सैंक्शन लिस्ट में जो ये आतंकवादी चाहे सिराजुद्दीन हक्कानी हो या ये तमाम आतंकी जो तालिबान के इस निजाम में मंत्री बन के बैठे हुए हैं, इन सब के नाम हैं। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो बताती हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान एक जाल बुनने की कोशिश कर रहा है जो दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और है, उसकी हकीकत कुछ और है। इस्लामोफोबिया की बात करते हैं इमरान खान, लेकिन इस्लामोफोबिया में वो खुद अपने घर में, अपने देश में कट्टरपंथियों के साथ टकराव करते नजर आते हैं या कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेकते नजर आते हैं। लब्बैक पाकिस्तान वाले मामले पे देखें आप तो। जी, मैं एक चीज समझना चाहूंगा प्रणय, सवाल बड़ा ये है कि आज 7 साल में चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देंगे यूएनजीए में, और जिस तरह का भाषण इमरान खान ने दिया है उससे बहुत बेहतर भाषण की उम्मीद हम उनसे करते हैं, क्योंकि हमारे देश का ये तरीका नहीं रहा है कि हम इस स्तर पर जाकर भाषण दें। लेकिन आतंकवाद का मुद्दा उठेगा, पाकिस्तान एक्सपोज होता रहा है, अभी अफगानिस्तान में जिस तरह से एक्सपोज हुआ है वो हमने देखा, यूएनजीए में और तमाम मंचों पर भारत सवाल उठाता रहा है, लेकिन फिर भी वो कैसे इम्यून हो जाता है बार बार इस तरह से करने के लिए? देखिए, डिप्लोमेटिक पालेंस में एक शब्द होता है रेंटियर स्टेट, यानी एक ऐसा कंट्री जो अपनी हर जगह, अपनी हर चीज के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई वसूली करने की कोशिश करता है। वो अपने घावों पर भी वसूली करने की कोशिश करता है। ये जो फितरत है, ये पाकिस्तान की एक ज्योग्राफिकल आयरनी कही जा सकती है। उसकी जो जगह है, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उसके कारण वो कई बार अपनी उस जगह का फायदा उठाने की कोशिश करता है। और ये जो तमाम चीजें हैं, ये आपको उसके उस एटीट्यूड के अंदर नजर आएंगी। लेकिन अगर यूएन की हम बात करें, पाकिस्तान यूएन में हमेशा यह दिखाने की कोशिश करता है कि वो दरअसल दबाया है, सताया हुआ है, कुचला हुआ है, उसके साथ मुसीबत है, भारत दरअसल एग्रेसर है, जबकि जमीनी हकीकत इससे ठीक उल्टी है। पाकिस्तान उन चीजों का, उन तत्वों का, उन आतंकियों का इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ। और भाषण की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से भारत एक ग्लोबल प्लेयर है। भारत की हैसियत, भारत की ताकत, भारत की आवाज वो दुनिया में अलग स्थिति रखती है। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री के भाषण अगर आप देखें, इससे पहले भी देखें आप, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के स्तर के पर उतरने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंटरनेशनल जो ग्लोबल इश्यूज हैं उनके ऊपर भारत का रुख ज्यादा होता है। चाहे क्लाइमेट चेंज का चैलेंज हो, टेररिज्म के मुद्दे पर भी
ये भारत के प्रधानमंत्री ही थे जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, और उन्होंने कहा था कि आतंकवाद को नजरअंदाज करना दुनिया के लिए भारी पड़ सकता है। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो 9/11 हुआ उसके बाद पूरी दुनिया ने इस चीज को रियलाइज किया। भारत ने पहले ही इस चीज के लिए आगाह किया था कि गुड तालिबान और बैड तालिबान के बीच का अंतर दुनिया के लिए चुनौती बनेगा। आज उसी कैच के अंदर दुनिया फंसी हुई नजर आ रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो भारत लगातार यूएन के मंच से बोलता रहा है, और अब भारत की आवाज यूएन के मंच पर एक महत्वपूर्ण अहमियत और वजन रखती है। बिल्कुल, और देखिए कैसे अब दुनिया भी उसका साथ देती है, ये भी हम लगातार देख रहे हैं। ठीक है प्रणय, हम इस पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन देखिए, पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात में पाकिस्तान का मुद्दा भी उठा। बैठक के दौरान भारत और अमेरिका ने इस बात पर चिंता जताई कि अफगानिस्तान में कट्टरपंथियों को पाकिस्तान का समर्थन मिल रहा है। I think there was very careful consideration by both sides on the support given to certain hardline elements in that country, including terrorist groups by certain neighbor of Afghanistan. I think there was a clear concern expressed in that regard on Pakistan's role in Afghanistan and their continuing support for a certain approach that did not seem to be conducive to the international community's expectations. और देखिए ऐसी जगहों पर पाकिस्तान की भूमिका हमेशा सवालों के घेरे में रही है। प्रणय, सबसे ज्यादा हैरान वो बात करती है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कहते हैं कि अफगानिस्तान से अगर सबसे ज्यादा प्रभावित कोई देश है तो वो पाकिस्तान। मतलब आप बारूद से खेलेंगे भी और चाहेंगे कि आपके हाथ भी ना जले। बिल्कुल सही कहा आपने शरीन की पाकिस्तान दरअसल इस खेल का मास्टरमाइंड रहा है। उसने आतंकवाद वहां पर पनपने भी दिया, और साथ में उस आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई थी उस लड़ाई को लड़ने के लिए दुनिया से मदद भी बटोरी। करोड़ों डॉलर की मदद जो है पाकिस्तान ने ली है। अमेरिका से ही अगर आप लिस्ट देखें तो अब तक अरबों डॉलर पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए दिए गए। वो अपने आप को आतंकवाद का विक्टिम भी बताता है, लेकिन उस आतंकवाद को खत्म भी नहीं होने देता है। तो ये एक परपेचुअल सा, एक विशेष सा, एक कहें एक जहरीला खेल है, जिस खेल को पाकिस्तान खेल भी रहा है। उसका अपना दामन जल जाता है तो भी वो इस खेल को खेलता हुआ नजर आता है। तो ये जो तमाम विरोधाभास हैं, ये आपको पाकिस्तान के इस पूरे खेल के अंदर नजर आते हैं। प्रणय, एक चीज समझना चाहूंगा मैं आपसे, क्वाड की बैठक हुई, उसके बाद चीन की चिंता कितनी बढ़ गई होगी? क्योंकि क्वाड में तमाम चीजों पर तो चर्चा होती रही, इस बार काउंटर टेररिज्म को लेकर भी चर्चा हुई है। पाकिस्तान लगातार चीन का पिछलग्गू बना हुआ है। चीन अफगानिस्तान में किसी तरीके से अपने पैर जमाना चाहता है। तो ऐसे में चीन के समझ में ये तो आ गया कि मैं वैश्विक स्तर पर, वो भी सबकी नजरों में है और जो करेगा वो दिखेगा। देखिए, चीन की चिंता स्वाभाविक है, और चीन की चिंताएं जो हैं वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री का जो बयान है उसके अंदर स्पष्ट नजर आती हैं। स्वाभाविक रूप से चीन की चिंता इस चीज को लेकर है कि अगर क्वाड के ये जो फॉर्मिडेबल फोर हैं, यानी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये साथ आते हैं तो एशिया पैसिफिक के रीजन में, यानी दक्षिण चीन सागर, ईस्ट चाइना सी, इंडियन ओशन रीजन यानी हिंद महासागर का इलाका, ये वो इलाका है आदर्श। ये समझना जरूरी है कि आखिर चीन की चिंता क्यों है। क्योंकि चीन का जितना भी अगर आप नक्शा देखें तो चीन के दक्षिणी हिस्से के अंदर उसका सारा ट्रेड आता है। चाइना एक एनर्जी डेफिशिएंट देश है जिसको ऊर्जा के साधनों की जरूरत है। उसका ऊर्जा रिसोर्स गल्फ के उसी इलाके से आता है, और उसको पूरा रास्ता पार करने के लिए इसी हिंद महासागर और इसी प्रशांत महासागर के इलाके से, दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरना है। तमाम उसकी दादागिरी है, वो इस इलाके को सिक्योर करना चाहता है। लेकिन इस सिक्योर करने के नाम पर वो जो पूरी कोशिश कर रहा है कि यहां पर एक आर्थिक उपनिवेशवाद बनाया जा सके या इस पूरे इलाके में उसका दबदबा साबित हो, जबकि सभी देशों का कहना है कि ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए। आप किसी इलाके को केवल ये कहते हुए कि इस सदी के अंदर, इस शताब्दी के अंदर चाइना का इस जमाने में किसी एक समय पर इस द्वीप के ऊपर राज था तो अब ये द्वीप चीन का है, ये जो है ये पचने वाली बात नहीं है। और यही विवाद की वजह है, यही वियतनाम की, फिलीपींस की, मलेशिया की, इंडोनेशिया की, थाईलैंड की, कंबोडिया की, आसियान के इन मुल्कों की यही चिंता है। भारत की सीमा पर भी भारत की यही चिंता है। तो ये जो चीन का रवैया है ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब है, और अब ये एकजुटता चीन को कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर देगी। बहरहाल तो देखिए, वॉशिंगटन में कल क्वाड देशों की पहली ऐसी बैठक हुई है जिसमें चारों देश आमने सामने बैठे हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।